राम विद्यापीठ का चिंतन करते हुए आज का यह 17वां सत्र है। इसके बाद 3 सत्र रहेंगे और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पंचमी को हमारा अंतिम 20वां सत्र होगा। यह 20वां सत्र समापन का होगा। समापन के सत्र में आधा समय हमारे अपने अपने प्रतिभावों के प्रस्तुति के विषय में होगा। तो जो भी सुधी श्रोताजन अपने अभिप्राय व्यक्त करना चाहते हैं, अपना अनुभव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे जरा ठीक से तैयारी करें। जिसको कहते हैं ना एक्सटेम्पोर, या जो बिना पूर्व तैयारी के हमने कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम 1 या 1.5 मिनट में या 2 मिनट में अधिक से अधिक हमारा अनुभव या हमारा प्रतिभाव या हमारे सुझाव प्रस्तुत करेंगे। अब जब संक्षेप में बोलना होता है तो हमें तैयारी भी अच्छी ही करनी पड़ती है। इसलिए मैं पूर्व सूचना पर्याप्त समय पहले दे रही हूँ। इसके पूर्व का समय जो है वो पूर्ण प्रश्नोत्तरी का रहेगा। ये भी इसके संबंध में भी यही सूचना है कि अपने अपने प्रश्न हम पूर्व विचारित पद्धति से तैयार रखेंगे, और यदि इसके बाद वाले सत्र में या प्रश्नोत्तरी के सत्र से 5 दिन पूर्व ये प्रश्न यहाँ पहुंच जाते हैं तो प्रश्नों के चयन में और उसका क्रम निर्धारित करने में बहुत सुविधा रहेगी। हम प्रश्नोत्तरी के सत्र को कैजुअली नहीं लेना चाहते हैं, उसको भी व्यवस्थित पद्धति से हमारे पूर्व के 18 सत्रों का आकलन हो, इस पद्धति से प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए हमारे प्रश्न भी अब तक जो सुना है, प्रारंभ से जो अब तक सुना है, उसके आधार पर हूँ, उनको लेकर हूँ, यह अपेक्षित है। मैं यह क्यों कह रही हूँ? समझो हम 10वें सत्र से जुड़े हैं और उसके पूर्व के हमें पता नहीं है, तो फिर हमारा आकलन जो रहेगा वो 10वें सत्र से 18वें सत्र तक हमने क्या सुना है उसके आधार पर बनेंगे। या कभी हमने 9वें सत्र में तो प्रश्न पूछा है, उसके बाद तो हमारे इतने सत्र हो गए, तो उन सत्रों में उन प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त हुआ होगा, विस्तार से प्राप्त हुआ होगा। तो 9वें सत्र में जो प्रश्न पूछा वही का वही प्रश्न 19वें सत्र में भी रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे संदर्भ बदल गए होंगे, हमारी जानकारी बदल गई होगी, इसलिए हमारे 19वें में जो प्रश्नोत्तरी होगी वह पूर्व के मन में जो प्रश्न उठते हैं ऐसे होने चाहिए। अब हो सकता है इसके लिए आपको पूर्व के 18 सत्रों का पुनरावर्तन करना पड़े। यह पुनरावर्तन संक्षेप में भी होगा। जैसे कुछ लोग नोट्स लिखते हैं, ऐसे नोट्स यदि आपने लिखे हैं तो उनका वाचन कर लेना और उसके आधार पर एक आकलन बनाना, यह भी एक पुनरावर्तन का स्वरूप हो सकता है। किसी के पास रिकॉर्डिंग है, वैसे हमने रिकॉर्डिंग के लिए अनुज्ञा तो नहीं दी है, परंतु कुछ कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग किया है अथवा जिन्होंने किया है उनसे हमने प्राप्त कर लिया है, ऐसा तो हुआ है। तो कुछ लोग पूर्व का रिकॉर्डिंग सुनकर फिर एक संकलित हमारा आकलन तैयार करके उसके आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये दूसरा पुनरावर्तन का स्वरूप हुआ। तीसरा, केवल स्मरण से, केवल सुनने के अनुभव से हमारे मन में कुछ सामान्य प्रश्न निर्माण होते हैं। उदाहरण के लिए, अरे ये राम विद्यापीठ का इतना इतना सारा सुना, हमने व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ के बारे में भी सुना, अब क्या आज की परिस्थिति देखते हुए ऐसा होना संभव है? ऐसा एक जनरल प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है।
या ये कैसे संभव है, क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा, ये कितना व्यापक है, ये इतना व्यापक हम कैसे बना सकते हैं? ऐसा प्रश्न भी, ये बहुत सामान्य प्रश्न है, जो सामान्य हमारा इम्प्रेशनिस्टिक विचार जिसको कहते हैं, ऐसा होगा। तो ये तीसरे प्रकार का पुनरावर्तन है कि हम जरा क्या पहले सत्र में कहाँ थे और 18वें सत्र के अंत में कहाँ पहुंचे, इसका एक हमारे चित्त तंत्र पर जो छाप पड़ी है, उसके आधार पर हमारे मन में जो प्रश्न निर्माण हुआ है वो हो सकता है। तो किसी न किसी रूप में हम यह पुनरावर्तन तो 18वें सत्र की समाप्ति के बाद कर लेंगे, और उसके आधार पर हमारे प्रश्न बनते हैं वो यहाँ भेजेंगे। 15 दिन का समय रहता है 2 सत्रों के बीच में, तो 10 दिन हमारा यह आकलन करना, स्मरण करना, पुनरावर्तन करना और उसके आधार पर प्रश्न तैयार करना, यह रहेगा। तो ये 10 दिन इसके लिए लगाकर फिर तुरंत आप प्रश्न भेज देंगे, तो शेष 5 दिन हमारे लिए बचेंगे। इन प्रश्नों को देखना, उनका क्रम बिठाना, उनकी प्राथमिकता निर्धारित करना, और फिर दिए हुए सत्र के समय में कितने प्रश्न हो सकते हैं उसकी निश्चिति करना, और उसके आधार पर हमारा प्रश्नोत्तरी का यह सत्र चलेगा। तो सभी श्रोताओं की सक्रिय सहभागिता इस चिंतन सत्र में हमें चाहिए। तो इतना निवेदन करने के बाद अभी सत्र के विषय की ओर चले। गत सत्र में भारतीय अध्ययन पद्धति या भारतीय अर्थों में पढ़ा कैसे जाता है, शिक्षा की योजना किस आधार पर बनती है, इसका हमने कुछ विवेचन किया था। उदाहरण के लिए आज जो सभी जगह एक शिकायत रहती है कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। भारतीय अर्थ में कहें तो ये वाक्य ही अप्रस्तुत है, ये कथन ही अप्रस्तुत है, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने में, अध्ययन करने में, पढ़ने में किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता होती ही नहीं है। मैंने हमारी परंपरा तो प्रारंभ से ये रही है कि हमें पुस्तक भी नहीं चाहिए। पढ़ाने वाला यदि है और पढ़ने वाला यदि है, वे दोनों आमने सामने बैठे हैं, दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न का उत्तर दे रहा है, दोनों मिलकर जो ये ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, उसमें ना तो ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है, ना लेखन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, ना और कोई ऑडियो विजुअल एड्स की आवश्यकता पड़ती है, ना बहुत सारी सुविधाओं के तामझाम की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा तो वैसे ही अर्थ निरपेक्ष होती है, माने उसमें पैसे की, साधन सामग्री की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण के लिए अध्ययन होता कैसे है? बुद्धि है तो ज्ञान ग्रहण होता है, निर्बुद्ध को क्या ज्ञान ग्रहण होगा? तो अब अच्छा अध्ययन करने के लिए बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि नहीं है और हम पुस्तकें, गाइड बुक्स, नोटबुक्स और कोचिंग और इन सब का तामझाम यदि करें और पैसा खर्च करें, तो भी जैसे उल्टे रखे घड़े में पानी भरा ही नहीं जाता है, ऐसे बुद्धि का प्याला यदि उल्टा ही हो तो ज्ञान ग्रहण तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो शिक्षा महंगी किस कारण से होती है? ये भौतिक सुविधाओं के कारण से होती है, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि का विकास पहले करो, ये अध्ययन के लिए आवश्यक है। अब बुद्धि के कब इतनी सक्रिय, तेजस्वी, कुशाग्र, विशाल ऐसी बनती है? मन शांत होने पर, मन की एकाग्रता होने पर, मन का संयम करने पर बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि कार्यरत हो जाती है, बुद्धि अधिक तेजस्वी होती है। तो अब मन को शांत करने के लिए
पैसे की आवश्यकता नहीं होती। मन को एकाग्र करने के लिए भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। तो मन को एकाग्र करना, मन को संयमित करना, मन को शांत बनाना, ये तो अपने स्वयं के अभ्यास का विषय है। उसके लिए पैसा कहाँ से आया? हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, निरामय होना चाहिए, इसके लिए भी पैसे की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसके लिए अन्न की आवश्यकता है, इसके लिए अच्छी निद्रा की आवश्यकता है, इसके लिए व्यायाम की आवश्यकता है, इसलिए क्रियाशील रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए पैसे तो नहीं चाहिए। तो ये जो हमारी मूल बातें हैं, ये भारतीय अध्ययन पद्धतियां हैं। भारतीय अध्ययन पद्धतियों में उपनिषद पद्धति जो कहते हैं, उपनिषद पद्धति माने पढ़ाने वाले के साथ बैठो, पढ़ाने वाले के साथ रहो, पढ़ाने वाले के साथ तादाद में बनाओ। अब इसके लिए पैसा कहाँ चाहिए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था का विचार कर रहे हैं और इसके लिए राम विद्यापीठ की बाह्य और आंतरिक संरचना कैसे होगी, इसका विचार कर रहे हैं, इसका चिंतन कर रहे हैं, तब ये जो मूल भारतीय बातें हैं, इनको स्मरण में लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रस्तुत भी करना होगा और समाज मानस में इसको प्रतिष्ठित भी करना होगा और फिर उसके आधार पर हमें रचना करनी होगी। तो ये सारी बातें जो हैं हमारी राम विद्यापीठ की न केवल संरचना में होंगी, परंतु उसकी जो गतिविधियां होंगी, उसकी जो पठन पाठन योजना होगी, उसमें भी जाएगा। एक वाक्य में कहने का तात्पर्य है कि हम सभी बातों को भारतीय पद्धति से पहले स्पष्ट करेंगे और फिर उसके आधार पर संरचना निर्माण करेंगे, उसके आधार पर रचना निर्माण करेंगे, उसके आधार पर व्याप्ति की योजना भी बनाएंगे। ऐसा हमारा गत सत्र का विषय और आज का उसके साथ का संधान ये रहा। अब हमारे जो जो मन है, बुद्धि है, शरीर है, चित्त है, ये सारे हमारे ज्ञानार्जन के कारण ही हैं। उनको ठीक करने के लिए हमारे विषयों की रचना भी वैसी ही होनी चाहिए और हमारी गतिविधियां जो है वे भी वैसी ही होनी चाहिए। उसके आधार पर विद्यालय का समय कौन सा होगा, विद्यालय की समय सारिणी कैसी होगी, विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, किस आयु के लिए किस पद्धति का अवलंबन किया जाएगा, इन सभी प्रश्नों की चर्चा जिसमें होती है उसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र। तो ये भारतीय शिक्षा शास्त्र का पुनर्विचार करना ये भी पहले आवश्यक है। दूसरा हमने बोला था और पहले भी बोला है और आज इसका पुनः स्मरण करते हैं कि हमें संपूर्ण देश के लिए करना है, तो एक इंटीग्रेटेड वेब, ऐसी एक संरचना जो जो आंतरिक रूप से सुग्रथित है, ऐसी बनानी होगी। तो ये जरा गहरा विषय है और साथ में बैठकर चर्चा करने का विषय है। धीरे धीरे ये प्रश्न सुलझता जाएगा। जैसे वेब ऑफ हिंदू सोसाइटी, ऐसा एक ग्रंथ भगिनी निवेदिता ने लिखा है। वेब माने आंतरिक स्वरूप से गूंथ कर जो अच्छी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, परंतु एक डिजाइन होती है। कैसे भी वो उलझा हुआ मामला नहीं है, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ गूंथा हुआ जब रहता है तब भी उसका एक टेक्सचर बनता है, तब भी उसका एक डिजाइन बनता है। ऐसा डिजाइन हमको राम विद्यापीठ के लिए करना होगा। हमने पूर्व में कहा था कि ये
ऋषियों का निर्माण करने वाला विद्यापीठ होगा, ये विद्वानों को निर्माण करने वाला विद्यापीठ होगा, ये कुलपतियों को निर्माण करने वाला विद्यापीठ होगा, ये वरिष्ठतम आचार्यों का निर्माण करने वाला विद्यापीठ होगा, यही इसके छात्र भी होंगे, यही इसके आचार्य भी होंगे। तो ये जो ऐसे समर्थ लोग पहले निर्माण करने होंगे, जो अपने अपने बलबूते पर छोटे बड़े सर्व प्रकार के विद्यालय और विद्यापीठ शुरू कर पाएंगे, तभी जाकर माने ऊपर से शुरू होगा। हम एक व्यक्ति की शिक्षा कहाँ से शुरू करते हैं? नीचे से, माने जन्म से लेकर शुरुआत होती है। ये समग्र देश के लिए जब शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है, तब शुरुआत कहाँ से होती है? ऊपर से होती है। तो ऐसे वो रचना नीचे तक आती जाती है। इस रचना को समझकर फिर छोटी से छोटी, माने जब वृक्ष का विकास होता है तो बीज से शुरू होता है, ये नीचे दिखता है नीचे, परंतु बीज से समस्त वट वृक्ष का जब मैनिफेस्टेशन होता है तो फल तक पहुंचता है। मुझे अभी ऐसी कल्पना आती है कि भगवत गीता के 15वें अध्याय में वृक्ष का वर्णन आता है। पहला ही श्लोक कहता है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर जिसका मूल है और नीचे उसकी शाखा प्रशाखाएं फैली हैं, और फिर पत्ते फूल फल ऐसा आता है। ऐसे ऊपर से शुरू होकर फल तक पहुंचने वाला ऐसा ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ऐसे इस शिक्षा का भी राम विद्यापीठ के स्वरूप, राम विद्यापीठ का भी स्वरूप होगा। खैर ये हम इसके ऊपर अपनी अपनी कल्पना से आगे जा सकते हैं। आज हम और जो मूल विचारों की बात कर रहे हैं वो कैसा है? तो शिक्षा, ये केवल एक विद्यापीठ की बात नहीं कर रहे, हम शिक्षा की संरचना कैसी होगी इसकी बात कर रहे हैं। तो शिक्षा ये समाज जीवन का एक अंग है। हमने एकात्म मानव दर्शन में व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि ऐसी बात की थी। तो ये समष्टि जो है, समष्टि माने विश्व भर के मनुष्यों का एक दूसरे के साथ समायोजन करके रहने की व्यवस्था, ये समष्टि है, इसको हम समाज कहते हैं। तो समाज मनुष्यों के लिए होता है। इस समाज जीवन की वैश्विक व्यवस्था होती है। इस समाज जीवन को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो समाज जीवन जिन आधारों पर चलता है, ये आधार हमें शिक्षा से प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं आधारों पर शिक्षा भी व्यवस्थित होती है। तो इसके भारतीय कल्पना कैसी है? तो हमारा संपूर्ण समाज जो है, एक कुटुंब से लेकर विश्व जीवन तक का जो संपूर्ण समाज है, इसी को समष्टि कहते हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार मनुष्य मनुष्य का एक दूसरे के साथ संबंध है। समाज की शुरुआत तो तभी होती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बोलता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ खेलता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करता है, एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक संबंध बनाकर रहता है, आदान प्रदान करता है, उसकी व्यवस्था बनाता है, तब समाज बनता है। एक एक व्यक्ति अपने आप में समाज नहीं है। सारे विश्व के अभी कहते हैं कि 7 अरब जनसंख्या है। 7 अरब लोग यदि एक अकेले 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 अपना ही विचार करेंगे और अपने आप में ही रहेंगे तो समाज नहीं बनेगा।
समाज तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में जुड़ता है तभी बनता है। तो भारतीय कल्पना क्या है? समाज जीवन किस रूप में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध हो, ऐसा देखता है, ऐसा समझता है। तो मूल आधार जो है, संबंधों का मूल आधार है, वह आत्मीयता है, अपनापन है। ये हमको समझना है कि विश्व के सभी देशों में मनुष्यों के एक दूसरे के साथ के संबंध का जो मूल आधार है, वह भारतीय संदर्भ में जो मूल आधार है उससे पूर्ण रूप से भिन्न है। भारत की मनीषा ये समझती है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध का मूल आधार आत्मीयता है, अपनापन है। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, ये आत्मीयता। सब मेरे जैसे ही हैं, मैं सबके जैसा हूं, मैं सबके लिए हूं, और इस रूप में मेरा दूसरों के साथ संबंध बनेगा। ये आत्मीयता की जो भावना है वह समाज जीवन में एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ संबंध का मूल आधार है। यह भारतीय स्वरूप है। आत्मीयता शब्द भी तो आत्मा से बना है, और आत्म तत्व की संकल्पना केवल भारत में है, अन्य जगह पर नहीं है। इसलिए यह हमारे संबंधों का, समाज रचना का मूल आधार है। तो फिर अन्य देशों में, अन्य भूभागों में संबंध का आधार क्या है? संबंध का आधार भौतिक या मानसिक आदान प्रदान का है। आदान प्रदान का है माने क्या है? मुझे अन्न चाहिए तो वो किसान से मिलेगा, किसान को वस्त्र चाहिए तो बुनकर से मिलेगा, बुनकर को औषधि चाहिए तो वो वैद्य से मिलेगा। ऐसे एक दूसरे के पास जो है विद्या है, कला है, सामग्री है, क्षमता है, वो मुझे चाहिए तो मैंने उसको कुछ देना भी पड़ेगा। मेरे से और लोगों को क्या प्राप्त हो सकता है? ऐसी विद्या का विकास मुझे भी करना होगा। ये जो लेन देन का संबंध है, यह विश्व के समाज रचना का मूल आधार है, लेन देन का संबंध। तो फिर मैंने इतना दिया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे इससे कुछ मिल सकता है तो उसके साथ मेरा संबंध बनेगा। मुझे अगर दूसरों से लेना है और मुझे किसी को देना है तो उसका हिसाब रहेगा, और वो हिसाब कैसा होगा? तो मेरा घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए। मुझे यदि दूसरों से सुख प्राप्त होता है तो मुझे उसके बदले में क्या देना है? वो जो भी देना है वो मुझे जो मिलता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा सौदा तो घाटे का रहेगा। ऐसा लेन देन का मुझे घाटा नहीं होना चाहिए, इसके आधार पर जो व्यवहार बनता है, उसके आधार पर जो संबंध बनता है, इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। ये आदान प्रदान का, विनिमय का हमने एक भौतिक स्वरूप, ये जो एक फायदे का स्वरूप बनाया है, उसके आधार पर समाज रचना बनती है, आत्मीयता के आधार पर नहीं, क्योंकि आत्मा शब्द भी वहां नहीं है। अब आत्मीयता के आधार पर जो समाज रचना बनती है वह समन्वय से बनती है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर जो बनती है वो स्पर्धा की बनती है। स्पर्धा माने मेरे पास दूसरों से ज्यादा होना चाहिए, मुझे दूसरों को कम से कम देना पड़ना चाहिए, तो मेरी बुद्धि भी उसी में चलेगी कि कैसे मैं कम दूं और ज्यादा प्राप्त करूं।
इससे स्पर्धा निर्माण होती है, स्पर्धा से फिर संघर्ष निर्माण होता है, संघर्ष से हिंसा फैलती है और हिंसा सर्वनाश के प्रति ले जाती है। हमने समस्त विश्व के इतिहास को यदि देखा है तो स्पर्धा से शुरू हुई बात आदान प्रदान में मेरा फायदा ज्यादा होना चाहिए, वहां से शुरू हुई बात अंत तो गत्वा विनाश की ओर ही जाती है। जबकि अपनेपन से, आत्मीयता से एक दूसरे के साथ जो समाज जुड़ा है वह देने से शुरुआत होती है, त्याग से शुरुआत होती है, सेवा से शुरुआत होती है और सेवा करके आनंद की प्राप्ति, त्याग करके आनंद की प्राप्ति, दूसरों के लिए कष्ट उठाकर आनंद की प्राप्ति, ये प्रेम के कारण से ही संभव है। वहां से शुरू हुआ जो विकास है, वहां से शुरू हुई जो जीवन की यात्रा है, समाज जीवन की यात्रा है, वो मुक्ति की ओर ले जाती है। ये भारतीय समाज रचना का मूल आधार है। तो फिर शिक्षा की व्यवस्था भी आत्मीयता के संबंध हरेक के जीवन में निर्माण करने के लिए होती है, उसके लिए शिक्षा है। तो यहाँ तक ले जाने के लिए जो क्रियाकलाप चाहिए वो होने चाहिए, जो विषय होने चाहिए वो होने चाहिए, जो विषय वस्तु है वो होनी चाहिए, व्यवस्था है वह होनी चाहिए। अब जब हम ये कहते हैं तो पाठ्य पुस्तक का स्वरूप बदल जाता है, कहानी का स्वरूप बदल जाता है, गीतों का स्वरूप बदल जाता है, खेलों का स्वरूप बदल जाता है। छोटा सा उदाहरण जो हमने भी सुना है अपने विद्वान अधिकारियों के बौद्धिकों में, कबड्डी जैसा खेल है। कबड्डी का प्रादुर्भाव भारत में हुआ है, ये भारतीय खेल है। और देखो उसमें भी कोई साधन सामग्री नहीं चाहिए, बस भूमि है तो हो गया और कोई सामग्री नहीं चाहिए। एक दूसरा, कबड्डी में जब आउट होते हैं तो मर गया कहते हैं, मर गया मैंने आउट हो गया, खेल के बाहर निकल गया। परंतु वो जो आउट हो गया है, मर गया है, वो हमेशा के लिए नहीं मर जाता, पुनर्जीवित हो जाता है, पुनः खेल में आ जाता है। ये जन्म और पुनर्जन्म, हम मरते हैं तो हमेशा के लिए नहीं मरते, पुनर्जन्म होता है। जन्म पुनर्जन्म का ये जो सिद्धांत है वो कबड्डी के खेल की शब्दावली में भी आता है। ये भारतीय खेल इसीलिए है कि ये जो जन्म पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता का सिद्धांत खेल में बताया गया। हमारे सारे खेल इसी से होते, इसी आधार पर विकसित हुए हैं। अब आप कोई भी 5, 15, 20 ऐसे भारतीय खेलों को ले लीजिए और फिर विश्लेषण करिए कि इस खेल का मूल आधार क्या है, मूल तत्व क्या है, तो ये भारतीय जीवन की रचना दर्शाने वाला होगा। ऐसे ही हमारे सारे शिशु गीत लो या भगवत गीता के श्लोक लो या वेद मंत्र लो, वो ऐसे ही होगा। गुजराती में नरसिंह मेहता करके कवि हैं, वो कहते हैं घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा अंते तो हेमनु हेम होए। माने जो अलंकार हमारे हम पहनते हैं वो उसका नाम और रूप अलग अलग है, जब वो बनते हैं तब। घाट, घाट माने उसका रूप, वो जब बनता है तब उसका नाम और आकृति अलग अलग होती है। कोई कंगन होता है, कोई कुंडल होता है, कोई हार होता है, कोई नथनी होती है, कोई कर्णभूषण होता है। ऐसे नाम और रूप अलग अलग होते हैं, परंतु अंत तो गत्वा तो वो सोना ही होता है। अंते तो हेम, हेम माने सुवर्ण, सुवर्ण ही होता है। ऐसी कविता कहाँ से आएगी
वो जीवन दर्शन है कि आत्म तत्व एक है, उससे आएगी। तो हमारे सारे गीत जो हैं, सारे खेल हैं, सारी कथाएं हैं, वो सारा इसको ही सिखाती हैं। ऐसे समाज जीवन के मूल आधार शिक्षा में, शिक्षा के विभिन्न विषयों में, विषयों के विषय वस्तु में, उसके एक 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 यूनिट में व्यक्त होते हैं, तभी वह भारतीय शिक्षा होती है। तो हमारे मनीषियों ने छोटी से छोटी बात का इस प्रकार से ध्यान रखा है, इस प्रकार से वह विकास है, और वह दादी माँ से पोते तक ये सिखाया जाता है देने की, ये शिक्षा की परंपरा हुई। तो हमारा पहला मुद्दा था समाज जीवन की, समाज रचना के जो मूल तत्व हैं, वे हमारी शिक्षा के भी मूल तत्व हैं। वे हमारी शिक्षा से जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसके मूल तत्व हैं। तो सबसे पहला रहा प्रेम, उसके साथ जुड़े रहे स्वाभाविक व्यवहार, वे है त्याग और सेवा। अब ये वचन आपको हमारे हर मनीषियों के कथन में दिखाई देंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारत के युवा के लिए दो ही आदर्श हैं, त्याग और सेवा। तो ये जो प्रेम से शुरुआत हुई, त्याग और सेवा के कृति में रूपांतरित होती है। प्रेम तो हृदय की भावना है, परंतु त्याग और सेवा तो करणीय कार्य है। करने से सेवा होती है, करने से त्याग होता है, तो कृति तक ले आना। ऐसे ये व्यक्तिगत जीवन के आधार जो बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं, और शिक्षा इन्हीं को सिखाने वाली होती है। अब रचना की बात करें तो उसमें भी भावात्मकता और कृति दोनों है। जैसे समाज जीवन सुदृढ़ कैसे होता है, टिकता किन आधारों पर है, तो श्रद्धा और विश्वास के आधार पर टिकता है। ये भावनाएं हैं। अगर परस्पर में श्रद्धा नहीं है तो कोई किसी की बात सुनेगा ही नहीं। परस्पर विश्वास नहीं है तो हमारा जीवन कितना संकट में पड़ जाएगा। बच्चे माता पिता पर विश्वास करते हैं, इसलिए तो वे निश्चिंतता से रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे में विश्वास करते हैं, इसीलिए तो जीवन सुरक्षित रहता है। नहीं तो हमेशा संदेह करने वाले, अविश्वास करने वाले, अरे नहीं वो बाहर तो जाती है लेकिन दूसरों के साथ भी बात करती होगी, तो ऐसे संदेह से तो कभी जिया ही नहीं जाता। तो हमारा समाज जीवन श्रद्धा और विश्वास के आधार पर चलता है। श्रद्धा और विश्वास से हम प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये तीन बातें हुई। उसके आधार पर हम एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की बात मानने लायक हमको लगती है, एक दूसरे के लिए हम कुछ व्यवहार करते हैं, तभी तो आश्वस्त और विश्वस्त रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हमें अपने लोगों से सावध रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें हमेशा संदेह की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे व्यवहार के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर बात के लिए खुलासे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर बात के लिए कोर्ट नहीं होता। तो ये जो समाज जीवन के आधार है, वो सुखी, संपन्न, समृद्ध, सुसंस्कृत जीवन बनाने के लिए होती है। पुस्तकों से संस्कृति का विकास नहीं होता, पर परस्पर संबंधों के जो आधार होते हैं उससे संस्कृति का विकास होता है, उससे श्रेष्ठ समाज जीवन बनता है। तो और विश्वास, पहला कहा था प्रेम, फिर आगे बढ़े तो कहा सत्य, श्रद्धा और विश्वास। तीसरा है सत्य और धर्म के आधार पर बनती है।
ये समाज रचना हमारी सत्य और धर्म, और ये विश्वास किए सामने वाला सत्य बोल रहा है, ये धर्म के अनुकूल आचरण करता है, तभी श्रद्धा और विश्वास के लिए एक भूमि बनती है। तो सत्य और धर्म के आधार पर चलती है, तो हमारे सारे टेक्स्ट बुक्स, हमारे सारे विषय सत्य और धर्म को बताने वाले होने चाहिए। असत्य और अधर्म के आधार पर कभी भी श्रेष्ठ समाज जीवन का विकास नहीं होता। और फिर व्यवहार में ये जो समाज रचना विकसित होती है, सब सुखी रहते हैं। तो पहले तो हम कामना ही करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरामय हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, और माँ कश्चित् दुःख भाग भवे, कोई भी दुख का भागी न बने। इस कामना से, इस भावना से शुरू हुआ, तो हमारा सारा व्यवहार जीवन जो है वो 4 पुरुषार्थों पर आधारित होता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ क्यों है? हर व्यक्ति के लिए ये प्राप्तव्य है, हर व्यक्ति को के लिए ये करणीय है, हर व्यक्ति के लिए ये आचरणीय है। निठल्ले मत बैठो, ये 4 पुरुषार्थ को अपने व्यवहार जीवन का आधार बनाओ। हमारी ये भौतिक रचना है, उसके आधार बनाओ, तब चलता है। ये चारों पुरुषार्थ जो हैं उनके 2 भाग हैं। एक भाग में है मोक्ष और दूसरे भाग में है धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है, परम प्राप्तव्य ऐसा पुरुषार्थ है। परंतु धर्म, अर्थ और काम जो है वो मार्ग है, वो साधन है मोक्ष के प्रति जाने के लिए। इसलिए इनको दूसरे वर्ग में रखा गया। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं, 3 है इसलिए त्रिवर्ग कहते हैं। मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं, वो इससे परे हैं। अब रचना ऐसी है, हमारे मनीषियों का उपदेश ऐसा है, परामर्श ऐसा है कि हर व्यक्ति को, हर समुदाय को, हर समाज को इन 3 बातों को अपने व्यवहार में बिठाना है, धर्म, अर्थ और काम। अगर ये 3 ठीक तरह से आचरण में आते हैं, ये 3 यदि अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं, तो मोक्ष तो उसका परिणाम है। जैसे कोई गणित का सवाल हम कर रहे हैं, तो यदि क्रिया प्रक्रिया सही हुई तो उत्तर तो सही आना ही है। उत्तर सही आने के लिए ये उसके जो स्टेप्स हैं, ये जो गिनती है, वो ठीक होनी चाहिए। अब आप गिनती ठीक हो या ना हो, हमारा उत्तर सही होना चाहिए ऐसा कहेंगे तो उत्तर सही आएगा ही नहीं। मैंने एक्सीडेंटली आ गया तो आ गया, परंतु नहीं तो उत्तर तो सही नहीं आएगा। लेकिन क्रिया प्रक्रिया यदि ठीक से हुई तो उत्तर अपने आप में सही आएगा। इसलिए धर्म, अर्थ और काम को व्यवस्थित करो, यही व्यवहार का प्रश्न है। मोक्ष के पीछे गए तो ना तो मोक्ष सधता है, न ये 3 सधते हैं। ऐसे हमारा व्यवहार जीवन जो है वो धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थों के आधार पर चलता है। शिक्षा इन तीनों पुरुषार्थों को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ समायोजित करके फिर आगे कैसे व्यवहार करना, ये सिखाने वाली होती है। इसलिए धर्म सिखाती है वो शिक्षा है, सत्य भाषण सिखाती है वो शिक्षा है, धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को सही पद्धति से अपने जीवन में समायोजित करना सिखाती है, वही शिक्षा होती है। तो हमारे सारे विषयों का स्वरूप, विषय वस्तु, उसके जो भी जानकारी है, क्रियाकलाप है, रचनाएं, वो सारी त्रिवर्ग पुरुषार्थ
सिखाने वाली होती है। ये 3 पुरुषार्थों की जो रचना है आपसी संबंध है, वो भी क्या है, उसके 2 भाग हैं। क्या 2 भाग है? एक तरफ है धर्म, दूसरी तरफ है अर्थ और काम। धर्म इन दोनों पुरुषार्थों का नियामक तत्व है। धर्म से चलो, धर्म से अर्थ, अर्थ माने भौतिक समृद्धि, उसको प्राप्त करना है। धर्म से अर्थार्जन करो, धर्म से व्यवसाय करो, धर्म से अपना जीवन नियमित करो। धर्म ये नियामक तत्व है। काम क्या है? सभी इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति करो, जो प्राप्त करना है वो करो। नियामक क्या है? धर्म। धर्म से चलो, धर्म से उठो, धर्म से सो, धर्म से कपड़े पहनो, धर्म से अन्न ग्रहण करो, धर्म से कृषि करो, धर्म से कलाओं की साधना करो, धर्म से मनोरंजन प्राप्त करो, धर्म से सौंदर्य की साधना करो। धर्म से चलो, अपनी इच्छाओं को धर्म के अनुकूल बनाओ, अपनी कामनाओं को धर्म के द्वारा नियंत्रित करो। इच्छाएं और आवश्यकताएं, कामनाएं, ये सब पूर्ण करने के लिए अर्थ चाहिए, तो अर्थ भी धर्म से करो। अर्थ और काम को धर्म के अनुकूल, धर्म के द्वारा नियमन में रहने वाले, धर्म के द्वारा नियंत्रित ऐसे बनाओ। ऐसे त्रिवर्ग पुरुषार्थ की शिक्षा जब होती है, तब अभ्युदय और निश्रेयस माने सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, और निश्रेयस माने परम कल्याण भी प्राप्त होता है। भारत की मनीषा जो है, उसने इस प्रकार का इंटीग्रेटेड होल, सुग्रथित ऐसी रचना की है। या तो धर्म का आचरण करो या तो पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होता। पैसा भी कमाओ और धर्म का आचरण भी करो। तो धर्म का आचरण करते करते चाहिए उतना पैसा कमाओ और चाहिए उतना वैभव प्राप्त करो, और सारी इच्छाओं की पूर्ति भी करो। ऐसे त्रिवर्ग का समायोजन किया, और हजारों वर्ष का इतिहास प्रमाणित करता है कि इस प्रकार से हम चले तो विश्व में सर्वाधिक समृद्ध और वैभव संपन्न ऐसा हमारा समाज बना, और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान युक्त, सबसे श्रेष्ठ संस्कार संस्कृति युक्त ऐसा हमारा समाज बना। तो आज हमने विचार किया कि हमारी शिक्षा की आंतरिक सुव्यवस्था किस प्रकार की बननी चाहिए। इसका प्रतिपादन करने वाले ऋषि होते हैं। ऋषियों के मार्गदर्शन में विद्वान इसके आधार पर शास्त्रों की रचना करते हैं। शास्त्रों के आधार पर हमारा साहित्य और हमारा गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, स्थापत्य, शिल्प आदि सारी कलाओं का विकास होता है, और इसके लिए सारे छोटे बड़े व्यवसाय निर्माण होते हैं। ऐसा हमारा सारा समाज जीवन सुश्लिष्ट ऐसा रचना वाला होता है। तो युगों की ज्ञान साधना से, युगों की तपश्चर्या से हमारे यहाँ इस प्रकार के जीवन का इस प्रकार की शिक्षा का विकास हुआ है, ऐसी रचना हुई है। राम विद्यापीठ क्या करेगा? पहले शिक्षा की इस संकल्पना को स्थापित करेगा, शास्त्र में निरूपित करेगा, सबके मार्गदर्शन के लिए, सबको समझ में आए इस रूप में इसको प्रस्तुत करेगा, और फिर इसके आधार पर देश भर में विद्यालयों की रचना होगी। ऐसा सुश्लिष्ट विचार आज पुनः करने की आवश्यकता है। युगों से तो हर युग में करते ही आए हैं, आज के युग में पुनः करने की आवश्यकता है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हम वेदों में जो कहा, प्राचीन काल में जो कहा, पुरातन ऋषियों ने जो कहा, वही नूतन संदर्भों में पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ऐसी हमारी राम विद्यापीठ की आंतरिक सुश्लिष्ट ज्ञान व्यवस्था
होगी और फिर इसका प्रसार भी होगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में और संक्षेप में पूरा विस्तार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। समय कदाचित थोड़ा 2-4 मिनट ज्यादा ही हुए होंगे, उसके लिए सबकी क्षमा प्रार्थना करके मेरा आज का निवेदन मैं समाप्त करती हूँ। प्रश्नोत्तरी के लिए और सुझावों के लिए, अभिप्राय के लिए सत्र खुला है। अब अगले 15 मिनट आपके सुझाव, जिज्ञासा और प्रश्न हैं। तो आप अपने अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। जागृति बहन, आप पूछिए। नमस्ते दाई। नमस्कार। आपने जो बात बताई, सेवा, त्याग, प्रेम से और निस्वार्थ भाव से, तो जब अभी थोड़े दिन पहले, प्रश्न नहीं है, थोड़े दिन पहले मैं पहले कक्षा की वो पुस्तक है उसको पढ़ रही थी। उसमें एक छोटी सी बात थी। वो मुर्गी थी, वो कौन जमीन को खेड़ेगा, कौन बोएगा, कौन लड़ेगा, तो सब उसमें सभी लोग मना करते हैं, और फिर बाद में जब रोटी बनती है तो वो खाने को मना करती है। तो उसका अंत जो है उसमें न सेवा है, न त्याग है, न देने की भावना है। तो फिर सोच में आया कि अभी छोटे से क्या पड़ता है, क्या बच्चों में संस्कार जाते के सब कुछ, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं उसको नहीं दूंगा। हाँ, नहीं दूंगा, ये नहीं होता है। दूंगा उसको। भारतीय गीत या लोक गीत या किसान की पत्नी का गीत कैसा होता है, देखो, आज तो हमने एक दाना बोया है, कल को मैं उसको खाद पानी से पोषित करूंगी तो 1000 दाने होंगे, उनमें से कुछ पक्षी खाएंगे, उनमें से कुछ पशु खाएंगे, उनमें से मैं मंदिर में भगवान को दूंगी, फिर उसमें से ब्राह्मणों को दूंगी, अतिथि अभ्यागत को दूंगी, फिर उनमें बचे वो मैं घर ले जाऊंगी और उसमें से मैं अच्छे से भोजन बनाऊंगी। वो पहले मेरे वृद्ध सास ससुर खाएंगे, फिर हमारे बच्चे खाएंगे, फिर हमारे नौकर चाकर सब खाएंगे, फिर मेरे पति को खिलाऊंगी और जो बचेगा वो मैं खाऊंगी। समझ में आया? ये भारतीय कविता है। और और वो नरसिंह मेहता आपने है, जो नरसिंह मेहता, मीराबाई है, काग बापू है, इन सब के भजन जो सुनते हैं तो वही अभी होते समझ हैं। में आता है कितने गूढ़ तत्व ज्ञान को उन्होंने कितनी सहज भाषा में दे दिया। तो सरल शब्दों अंदर, में बताते हाँ, हैं। सरल शब्दों में दिखाते हैं, तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर भारतीय तत्व कुछ है। पढ़ाई में जी न लगना और ये सब अच्छा लगना, हाँ, ये लगता है। जी जी, धन्यवाद। जी, हाँ जी। और किसी का प्रश्न? किसी को कोई जिज्ञासा या सुझाव? अनुपमा बोल रही हूँ। ये सुझाव नहीं है, पर बहुत आई बिकम वेरी हैप्पी जब ताई ने कॉन्ट्रैक्ट और आत्मभाव से जो डिफरेंस ताई ने आज बताया, दैट वाज एक्सीलेंट, इतना हृदय को छुआ। और इसको हम कर रहे हैं अभी। प्रेरणा दूसरों को हमारे व्यवहार से तो करने की कोशिश में है, परंतु इनको बार बार दैट कॉन्फ्लिक्ट और डायलेमास जो आते रहते हैं, इसको वो स्पष्ट अपने आप में कैसे करे, इसके लिए कुछ पढ़ना या कुछ ऐसा है, लाइक यंगर जनरेशन। अब मैं बोलूंगी ग्रंथ मेरा पढ़ो, बहुत स्पष्टता मिलेगी, वो तो नहीं करने वाले हैं, परंतु ऐसे कुछ हैं जिसको अपार्ट फ्रॉम भगवत गीता अगर कुछ है तो ताई आप बताएंगे तो इट विल बिकम वन टूल फॉर इस तरीके से भी। या हाँ, भारत के सभी भाषाओं में ऐसे छोटे छोटे गीत मिलेंगे, छोटी छोटी कथाएं मिलेंगी, बहुत बहुत पुराणों में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो ये बात बताते हैं।
जैसे मैंने एक बार ये कथा उदाहरण के रूप में बताई थी कि एक राजा था, सैनिकों के साथ शिकार करने गया था जंगल में, रास्ता भटक गया और सायंकाल तक किसी को न खाने को मिला न पानी पीने को मिला। उतने में शाम को एक ऋषि दिखाई दिए, वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पास गए, ऋषि ने कहा अन्न चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए। हाँ महाराज, देखो सामने वो वृक्ष है, उसके पास जाओ, प्रार्थना करो, तुमको सब मिलेगा। तो वो जाते हैं, वृक्ष को प्रार्थना करते हैं, सब मिलता है। बाद में राजा पूछता है कि ऐसे कैसे, वृक्ष ने कैसे दे दिया? अरे वो वृक्ष तो है ना, वह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करता है? आपको जो चाहिए वो सब देता है। तो राजा कहता है कि यदि ये कल्प वृक्ष आपके सामने ही है, तो आप क्यों ऐसे छोटी सी झोपड़ी में और ऐसे भिक्षा मांग कर खाना ऐसे रहते हैं? क्यों जो चाहिए वो मांग नहीं लेते हैं? तो ऋषि कहते हैं कि हमारे जैसे ऋषि तप करते हैं, तब एक सामान्य वृक्ष का कल्प वृक्ष बनता है। परंतु हम ही उनसे यदि मांगने लगे तो हमारा तप नष्ट हो जाएगा और यह कल्प वृक्ष पुनः सामान्य वृक्ष बन जाएगा। इसलिए हम नहीं मांगते उससे। हमारे तप के कारण से एक सामान्य वृक्ष कल्प वृक्ष बना है, परंतु वहां आपके जैसे लोगों के लिए है, हमारे हमारे लिए नहीं है। अब ये छोटी सी कहानी जो है वो क्या बताती है कि जीवन, समाज जीवन किस आधार पर टिकता है? तो तपश्चर्या के आधार पर टिकता है। तपश्चर्या किस आधार पर होती है? सबके लिए मुझे करना है, वो तो कष्ट सहन करना है। और तपश्चर्या का फल क्या है? मुक्ति है। तो ऐसी कथाएं हजारों की संख्या में आपको मिलेंगी, ऐसे गीत हजारों की संख्या में मिलेंगे। ऐसी भावना अपने व्यवसाय के प्रति सर्वत्र दिखाई देगी। अरे नहीं नहीं, मैं इसमें रासायनिक खाद कैसे डाल सकता हूँ? इसको तो हजारों लोग खाएंगे तो क्या होगा? ऐसा विचार भारतीय मानस में आ सकता है। आज सब ऐसे आच्छादित हो गया है अनात्मीयता से, इसलिए ये नहीं दिखाई देता है। धर्म से नहीं चलना, अर्थ और काम से चलना, तो फिर ऐसा होता है। धर्म से चलो तो ऐसा नहीं होता है। अति सुंदर ताई, अच्छी। जी ठीक है, आज यदि प्रश्न भी नहीं है तो हम पूर्ण करेंगे। 6 मिनट बचे हैं ताई। तो मैं विश्लेषण करने का विषय है कि छोटे से छोटी बात की हमारे रचना कैसे हुई है और व्यवस्था भी कैसे बनी है और व्यवहार में कैसे इसको लागू किया गया है, छोटी से छोटी बात को। तभी वो पूर्ण रचना जो बनती है वो अच्छी डिजाइन वाली बनती है। नहीं तो क्या, नहीं तो धब्बे धब्बे रंगों को यदि अच्छी तरह से सुनियोजित करो तो एक पैटर्न बनता है, डिजाइन बनता है, सुंदरता होती है। और कैसे भी धब्बे छींटे डालो तो वो तो फिर गंदा बन जाता है वस्त्र। होता वही का वही है, रंगों का समायोजन, लेकिन एक डिजाइन बनाता है, दूसरा कबाड़ा कर देता है। अपना सत्र तो समाप्त हो गया है, लेकिन अतिरिक्त लाभ ले रहा हूँ चर्चा का। हाँ, जी जी ये सत्र के बाद की ये जो होती है वो समीक्षा के लिए बैठक होती है। सत्र ठीक है। कैसा रहा, हाँ हाँ, हाँ तो ठीक। उसको समीक्षा प्रस्तुत करनी है। जयश्री सुग्रे जी बात नहीं कर रही। जयश्री जी आप बोलिए। जी ताई, हाँ कहिए। मैं जयश्री सुगरे लातूर से। हम्म।
इस सत्र में ये समझ में आया कि छोटी छोटी बातों का उदाहरण देके कैसे समझाया जा सकता है। हम्म जैसे आपने खेल का उदाहरण दिया, हम्म लेकिन ये सब समझ में आता है तो ताई, लेकिन दूसरों को कैसे बताए ये थोड़ा मुश्किल है। कैसे समझा सकते हैं हम? बस इसी रूप में जो समझेंगे वो इसी रूप में समझ जाएंगे, हाँ, वो फिर तो है। अपने शब्दों में और लोगों को बताएंगे, फिर अपना चिंतन शुरू करेंगे। अरे हाँ, ये कबड्डी है, फिर दूसरे खेल कौन से हैं हमारे, उन खेलों में क्या है, हमारे गीत कैसे हैं, उन गीतों में कौन सा तत्व प्रस्तुत किया है। अभी जागृति बहन ने बताया ना कि उनकी पहली कक्षा की पुस्तक में ऐसा पाठ था कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई मेरे काम में नहीं मदद कर, मैं भी किसी को रोटी नहीं दूंगी। ये निष्कर्ष उसका ये है। हमारा हमारी कहानी का निष्कर्ष क्या है? अरे सबके लिए ही तो हम तप करते हैं, तो तप का फल हमको स्वयं को नहीं चाहिए। तो ये भी कथा है, वो भी कथा है, दोनों ही कथाएं हैं। लेकिन दोनों कथाओं में दो दृष्टिकोण स्थापित होते हैं। तो ऐसा ऐसा हम कथा पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इस कथा का तत्व और उस कहानी का तत्व एक समान है या एक दूसरे से भिन्न है। तो थोड़ा हमको ही विचार करना है, हमें ही चिंतन करना है, हमें ही मूल्यांकन करना है। तो बिल्कुल इसी से तो तैयार। चर्चा सत्र इसी के होते हैं। भी आप चर्चा करो कि ये क्या कहानी क्यों बतानी चाहिए। यही अगर विश्लेषण किया ना कि हमारे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वो उनकी भाषा की पुस्तक होती है, भाषा की पुस्तक में पाठ होते हैं, कहानी होती है, कविताएं होती हैं, तो एक कहानी देखो और वो क्या है वो हमको पता चल जाएगा। तो हमारे घर में भी ये तो उपलब्ध है चिंतन करने के लिए। हाँ, फिर बहुत। उनको ध्यान में आएगा कि अरे हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं ये, और उसका परिणाम कैसा होगा। तो हमारी चिंता भी उसमें से निर्माण होती है, और चिंता यदि कृति में उतरती है तो परिवर्तन शुरू होता है। थोड़ा टाइम लगता है ऐसा है। जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा तो सकती हूँ, लेकिन आगे से अगर कोई रिस्पांस नहीं आया तो मुझे कोई बात लगता है कि नहीं। मैं अच्छी तरह से समझ। कोई नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हमारे हाथ में यदि चीकू खाने के बाद बहुत सारे बीज हैं और हम बस से यात्रा कर रहे हैं, तो बीज फेंकते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक फेंकते जाते हैं। तो उसका हाँ, क्या होता है यह हम देखते हैं क्या? लेकिन हो सकता है ना कहीं उस चीकू के बीज से चीकू का वृक्ष ही बने, तो उसके उसके फल हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन और लोगों को तो मिलेंगे। आपने क्या किया है? अपने हाथ में जो बीज है वो फेंका है, केवल फेंका इसलिए है कि आपको नहीं चाहिए है। लेकिन जहां फेंका वहां उसका वृक्ष उगा, तो आपको पता नहीं है वृक्ष उगा कि नहीं उगा, लेकिन उगता है। हाँ, और उगता है तो खाने वाले को फल मिलते हैं इसके। ऐसे दूसरे ने सुना नहीं सुना इसकी चिंता मत करो, जी ताई। आप तो डू। हम्म प्रमोद जी आप बोलिए। हाँ, नमस्ते। मैं प्रमोद नमस्कार। पाटिल कोल्हापुर से। नमस्ते, सभी को प्रणाम। हाँ, आज का जो सत्र था वो बहुत ही सैद्धांतिक था। ऐसे मुझे लगा कि कभी-कभी हम सत्र में व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, लेकिन आज हम्म सिद्धांत की तरफ ज़्यादा हमारा रुख हम्म था। हम्म क्योंकि हम्म जैसे ताई ने बोला कि जो भारतीय समाज रचना है, वो हम्म आत्म तत्व से जुड़ी हुई हम्म है। हम्म वही भारतीय जीवन दृष्टि और पाश्चात्य जीवन दृष्टि में फ़र्क है कि हम्म पाश्चात्य लोग भौतिकता की तरह से देखते हैं और हम हम्म आत्म तत्व की तरफ से देखते हैं सभी चीज़ों को। हम्म उसके बाद जो आपने बोला कि आत्म तत्व से जो जुड़ा हुआ प्रेम है और प्रेम हम्म के बाद हम्म श्रद्धा, विश्वास और सेवा, हम्म अ, हम्म इन तत्वों को हमें ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना को बनाना होगा।
बहुत ही मुझे लगता है कि मूलभूत और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जो भारतीय अध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ है। फिर आपने इसे जो त्रिवर्ग पुरुषार्थ और मोक्ष के बारे में बताया, वो बहुत ही अच्छा लगा कि मोक्ष के पीछे ना भागते हुए हम अगर त्रिवर्ग पुरुषार्थ के ऊपर हमारी ध्यान दे दे तो मोक्ष अपने आप आ ही जाएगा। होता है। बिल्कुल। तो और फिर से एक बार वो अधोरेखित आज हो गया। मेरा सिर्फ एक सुझाव या मेरा एक मत ऐसा है, पता नहीं गलत भी हो सकता है। नॉर्मली हम भारतीय अध्यात्म और जब संस्कृति की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मोक्ष पाने के लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की भी जरूरत होती है। हाँ, या जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो हम कुछ साधनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, या जो गुरु ने मार्ग दिया है उसको हम जीवन में अवलंबन करते हैं, तो क्या हम इस प्रकार की कुछ चीजों को हमारे सत्र में या अलग सत्र में कर सकते हैं ताकि जो हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं उनका सर्वांगीण विकास उस तरह से हो। मतलब हम चिंतन तो कर रहे हैं, हमारी बौद्धिक क्षमताएं तो बढ़ रही है, हम विचार तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ध्यान सत्र हो या अगर कुछ संगीत के कुछ कार्यक्रम हो जिससे हमारी भावनिक शुद्धि हो, आत्मिक मानसिक शुद्धि भी हो, उस तरह के कुछ प्रयोजन अगर हम जो लोग इस पुनरुत्थान से जुड़े हैं उसके साथ अगर कर सकते हैं तो और अच्छे से गति प्राप्त हो सकती है, ऐसा मेरा एक मन है। देखेंगे, अभी तो चिंतन सत्र है, तो चिंतन करना है, धीरे धीरे व्यवहार की ओर, कार्य योजना की ओर, कृति की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये क्रियान्वयन की बातें भी होने लगेंगी। और आप तो शिक्षा ग्रंथमाला का अध्ययन कर ही रहे हैं, उसमें ये सारी बातें बहुत अधिक विस्तार से बताई गई हैं। तो धीरे धीरे ये अनफोल्ड होते जाएगा। ओके ओके। तो चिंतन को कृति तक ले जाना, यही तो क्रम रहता है। कृति में जब तक नहीं आता तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसी भूख लगी है तो वो रोटी बनकर हम खाते नहीं हैं तब तक भूख शांत थोड़े होती है। तो रोटी का चिंतन नहीं करना होता है, रोटी तो बनानी होती है, वो कृति होती है। हाँ, कृति होती है। जी, हाँ, जी। तो किसके अपने लिए बनाओ या दूसरों के लिए बनाओ, लेकिन बनानी होती है और उसमें रोटी बनाने की कुशलता प्राप्त करनी होती है। तो कृति तक जाता है चिंतन, तभी वह परिणाम देता है, नहीं तो परिणाम नहीं देता। तो आगे हमने पहले भी कहा था कि चिंतन सत्र के बाद कार्य योजना का चरण होगा और कार्य योजना के बाद कृति का चरण होगा। परंतु बिना पर्याप्त चिंतन के कृति क्या करना, वही समझ में नहीं आएगा। सही बात है, सही बात है। प्रकाश जी आप बोलो। नमस्कार ताई। जी नमस्कार। आज का सत्र तो ताई राम विद्यापीठ की पूरी संकल्पना का ही निचोड़ था। संक्षेप में था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन ताई आपने जो कहा कि 140 करोड़ जनसंख्या के लिए राम विद्यापीठ योजना बनेगी, हमने तो कुटुंब के बारे में 3 स्थान तो आपने पहले कहा, कुटुंब है, विद्यालय है और समाज में है। तो मुख्य रूप से तो हमें राम विद्यापीठ तो समाज की शिक्षा का ही व्यवस्था करने वाला है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अभी समाज में जो व्यवस्था है वो जो धर्माचार्य है या मंदिर है, जो आज जो वो बता रहे हैं वो मोक्ष की कल्पना काफी अलग बताते हैं। एकदम अलग अलग उनके संप्रदाय है और वो संप्रदाय की ही शिक्षा देते हैं।
अगर इस तरह से आप जीवन यापन करो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष की कल्पना भी अलग है और हम कहते हैं कि त्रिवर्ग पुरुषार्थ की प्राप्ति के अनायास ही मोक्ष मिलेगा। तो ये कल्पना समाज में है ही नहीं, धारणा इतनी विपरीत समाज में इस्टेब्लिश हो गई है। तो उसका तोड़ करना, उसको सही मात्रा में समझाना ये बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, कठिन काम है। और ये जब तक ये धर्माचार्यों को ही पहले समझाना पड़ेगा कि भाई ये कल्पना है, मोक्ष तो कोई वो अलग स्थिति नहीं है कि वहां जाना है। तो लोग तो ऐसे देहात में तो समझाते हैं कि आप मरने के पश्चात आप मोक्ष है, वहां आप पहुंचने वाले हैं, वहां से पुनरागमन नहीं है। ये धारणाएं जो बनी है ना, वो धारणाएं कैसे निरस्त करना, ये बहुत समझ। हाँ, ये देखो हमारे जो उपनिषद हैं, भगवत गीता है, वे सारे के सारे इसी सिद्धांत को समझाते हैं भाई कि आप तो अपना काम है वो सही ढंग से करो। अगर काम नहीं किया सही ढंग से तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि माने मोक्ष। और फिर कहा स्वकर्मणा, अपने अपने कर्म से तम अभ्यर्थ, तम माने उस परमात्मा की अर्चना करके मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। निठल्ले लोगों को कुछ नहीं होता। ये हमारी भगवत गीता कहती है, सारी उपनिषदें कहती हैं, वेद कहते हैं, पुराण कथाएं कहती हैं, सारी कहती हैं। तो भी ये जो आपने बीच में एक शब्द प्रयोग किया ना, संप्रदाय, उस संप्रदाय के कारण से कथा, कीर्तन, पूजन, अर्चन, तीर्थ यात्रा, प्रसाद, दर्शन, सत्संग, इसमें सब सिमट गया। और जो कर्तव्य कर्म भगवत गीता ने बताया या उपनिषदों ने और वेदों ने बताया, उसकी ओर से ध्यान हट गया। और अभी सारे धर्माचार्य संप्रदायाचार्य हो गए हैं, धर्माचार्य नहीं रहे। यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है, वही। धर्माचार्य की भी जिम्मेदारी ज्ञान व्यवस्था, शिक्षा पर आ जाती है। अपने कौन से ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने काम नहीं किया और नाक पकड़ कर बैठे? नाक पकड़ कर बैठना है तो जाओ हिमालय में, यहाँ किसी के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति के साथ भी संबंध आता है तो आपको कृषि करनी ही होती है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ताई इसके लिए गीता का जो है ना, लोग मुखदगत कर रहे हैं, कहीं कथाएं चल रही है, लेकिन गीता का सही माने में अर्थ क्या है, कर्म पुरुष है सही, अब उसका अर्थ समाज तक पहुंचता ही नहीं। हाँ, एक तरी वो भी अनुभव कहते, लेकिन वो होता ही नहीं है। कठिनाई वही है ना, जीवन भर वो द्वाविनो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे कंठस्थ करेंगे, कंठस्थ रोज गीता पाठ करेंगे। गीतार्थ चिंतन जो दो बातें हैं ना, वेद पाठ और वेदार्थ चिंतन। गीता पाठ और गीतार्थ चिंतन पाठ होता है, अर्थ चिंतन नहीं होता है। सही है। 7:15 हो गए थे। हाँ जी, और हो गया, सबके हो गए जी। हाँ, आप देखो। ठीक है, बस मेरा रह गया। और कोई बच्चा क्या और किसी को? मैं ही बच्ची, मैं बता दूं। आप बताओ क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। बात ही अलग है। हाँ हाँ हाँ, जी जी, हाँ हाँ, हाँ, बोलो। हाँ, दीक्षा। हाँ,
बस वो धर्म और अर्थ काम दोनों को अलग कर दिया। अर्थ काम के स्थान पर धर्म की बात मत करो यार, ऐसे पैसे नहीं कमाए जाते, ऐसा सूत्र बना लिया ना कि अभी धर्म धर्म तो मंदिर में जाएंगे तब करेंगे, अभी पेढ़ी में गल्ले पर बैठे हैं तो धर्म की बात मत करो, अभी तो पैसे है। तो इसलिए हमारा व्यास विद्यापीठ इसी के लिए है, लोक मत परिष्कार करना। ये धर्माचार्यों का वास्तव में काम है कि लोगों को सही बातें समझाओ, उनके मन में उतारो। कई लोग पूछते हैं तो कि ताई यही तो दीक्षा देती इसलिए है तो क्या? काम कठिन है और मूल में जाकर करने की बातें हैं, यही है। शाबाश। कई लोग पूछते हैं ताई की ताई दीक्षा दीक्षा किसी से ली है तो वो छीन लेती है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सत्र रहा वो आज संघ का। में कहते हैं संघ में आओ, संघ में आएंगे तो क्या मिलेगा, तो हमारे मोहन जी कहते हैं संघ में आएंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, जो है आपके पास तो वो भी देना पड़ेगा, वो मिलेगा नहीं, मिलेगा वो पुण्य मिलेगा समाज सेवा करने का, ऐसा है। हाँ ठीक है, चलो आप बताओ और हम पूर्ण करेंगे। आज हाँ का सत्र बहुत अच्छा रहा और जी, जो राजन जी ने कहा वही था कि प्रश्न इसलिए नहीं आते हैं कि वो एकदम उतर जाता है दिमाग में, जब इसको या वो लोग ऐसा होता है कि सन्न रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। नहीं, अब इसको जब वो दिन में कभी सोचेंगे ना तब उनके इसमें प्रश्न आ सकते हैं, तो उस समय उन लोगों ने लिख कर भेजना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, हम ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। हाँ, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार।